नमस्कार दोस्तों, पीसीएस वंडर्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। सभी स्लाइड्स को विस्तार पूर्वक क्रमानुसार विश्लेषण करें। तो दोस्तों जरा सोचिए, आर्कटिक और साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए लाखों पक्षी 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी उड़ान भरते हैं। बिल्कुल। वे पूरी तरह से थक चुके होते हैं। उनके पास ऊर्जा नहीं बची है और उन्हें उतरने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। और उन लाखों प्रवासी पक्षियों के लिए बचने की इकलौती उम्मीद उत्तर प्रदेश के कुछ खास मैदानी इलाके हैं। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय यही है, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, एक रणनीतिक और वैज्ञानिक रिपोर्ट। हाँ, और ये बहुत जरूरी विषय है। अमूमन जब हम वेटलैंड या आर्द्र भूमि शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर किसी दलदली जमीन, रुके हुए पानी या मच्छरों से भरी किसी जगह की आती है। हाँ, और देखिए ये सबसे बड़ी और आम गलतफहमी है। मतलब अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये आर्द्र भूमियां कोई बेकार पड़ी दलदली जमीन नहीं है। पर्यावरण वैज्ञानिक इन्हें असल में पृथ्वी के गुर्दे यानी किडनीज ऑफ द अर्थ कहते हैं। वेट, पृथ्वी के गुर्दे? मतलब जिस तरह हमारे शरीर में गुर्दे खून को साफ करने का काम करते हैं, ये पर्यावरण के लिए कुछ वैसा ही करते हैं? एग्जैक्टली। इसे बिल्कुल उसी तरह से काम करते हुए देखा जा सकता है। हमारे गुर्दे शरीर से कचरा बाहर निकालते हैं, राइट, और साफ खून को नसों में भेजते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक उसी तरह ये आर्द्र भूमियां प्रदूषित पानी को अपने अंदर सोख लेती हैं। वहां मौजूद विशेष पौधे और सूक्ष्म जीव उस गंदगी को प्राकृतिक तरीके से फिल्टर करते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर एकदम शुद्ध पानी को वापस हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में या जमीन के नीचे भेज देते हैं। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं ना, तो पैमाने के मामले में यह राज्य चौंकाने वाला है। वो कैसे? करीब 39,714 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ यूपी आज 12 रामसर स्थलों की मेजबानी कर रहा है। पूरे भारत में सिर्फ तमिलनाडु ही इससे आगे है। एक सेकंड, लगभग 40,000 हेक्टेयर जमीन। यूपी तो इतना घनी आबादी वाला राज्य है। यहाँ हर जगह या तो खेती होती है या बड़े शहर बसे हैं। हम अचानक से एक ग्लोबल वेटलैंड सुपर पावर कैसे बन गए? मतलब क्या ये सिर्फ कागजों पर है? देखिए, आपका संशय वाजिब है, लेकिन ये सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। जो आर्कटिक वाले पक्षियों का आपने शुरू में जिक्र किया ना, हाँ, वो 5000 किलोमीटर वाली उड़ान। बिल्कुल, वे खास रास्ते से आते हैं जिसे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहा जाता है। उन पक्षियों के लिए यूपी के ये मैदानी इलाके एक सिविलाइजेशनल एसेट और बर्ड रिफ्यूज यानी शरणस्थली का काम करते हैं। ओके। हमारा उद्देश्य आज यही समझना है कि ये रामसर स्थल पानी के अलग थलग स्रोत नहीं है, बल्कि ये जलवायु, अर्थव्यवस्था और आजीविका का एक ऐसा जटिल नेटवर्क है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चला रहा है। तो अगर ये इतना ही अहम नेटवर्क है, तो मुझे ये समझना है कि ये पूरा सिस्टम बना कैसे और काम कैसे करता है। मैं इन अलग अलग रामसर स्थलों को एक विशाल इकोलॉजिकल फैक्ट्री के अलग अलग विभागों की तरह देखना चाहूंगी। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? जहाँ हर विभाग का अपना एक विशेष काम है। लेकिन इस फैक्ट्री को बनाने या पहचानने की शुरुआत हुई कैसे? तो इस फैक्ट्री को आधिकारिक तौर पर पहचानने की शुरुआत 2005 में हुई, जब ऊपरी गंगा नदी के एक हिस्से को यूपी का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। 2005 में, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा नीतिगत विस्तार हुआ ना, वो 2019 से 2021 के बीच हुआ। इस छोटी सी अवधि में नवाबगंज, सांडी, समन सहित 10 नए स्थलों को एक साथ रामसर सूची में शामिल किया गया। वेट, इतनी जल्दी 10 नई जगह? इसके पीछे क्या वजह थी? क्या अचानक से हमें पर्यावरण की चिंता सताने लगी थी? असल में वजह थी तेजी से हो रहा जमीन का विखंडन। प्रशासन को ये समझ आ गया था कि अगर इन्हें तुरंत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी ढांचा नहीं दिया गया, तो ये इलाके हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ओह, तो ये एक इमरजेंसी रेस्क्यू जैसा था। बिल्कुल। और इसी दिशा में सबसे ताजा अपडेट अप्रैल 2026 का है, जहां अलीगढ़ की शेखा झील को शेखा झील। हाँ, शेखा झील को भारत का 99वां और यूपी का 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये लगभग 40 हेक्टेयर में फैली है। लेकिन एक सवाल उठता है कि किसी जमीन को रामसर स्थल का टैग दे देने से जमीन पर असल में क्या फर्क पड़ता है? कोई भी भूमाफिया या बिल्डर वहां जाकर कब्जा तो कर ही सकता है ना? यहीं पर सबसे बड़ी जो नियामक और प्रशासनिक उपलब्धि है वो सामने आती है। सरकार ने राजस्व अभिलेखों यानी जमीन के रिकॉर्ड्स में 1,33,000 से ज्यादा आर्द्र भूमियों को श्रेणी 6 ब्रैकेट 1 के तहत दर्ज कर दिया है। श्रेणी 6 ब्रैकेट 1? हाँ,
इसका मतलब है गैर कृषि जलमग्न भूमि। अच्छा, मतलब आसान भाषा में कहें तो अब इस जमीन पर न तो खेती हो सकती है और नहीं कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बन सकता है। सही समझे आप। ये वर्गीकरण ये पक्का करता है कि ये जमीनें कानूनी रूप से अस्थानांतरणीय हैं, मतलब इन्हें खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक ढाल है। चलिए, जमीन तो सुरक्षित हो गई। अब जरा अपने उस फैक्ट्री वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। बिल्कुल। अगर ये इलाके इस फैक्ट्री के अलग अलग विभाग हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं और जमीन पर इनके काम क्या हैं? देखिए, अगर हम इसे आसान भाषा में बांटें कि ये इलाके कितने तरह के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। ओके, 4 प्रकार। पहला है नदीय तंत्र या रिवराइन, जैसे ऊपरी गंगा नदी। यहाँ पानी का बहाव लगातार रहता है। दूसरा प्रकार बहुत खास है, जिसे गोखुर झीलें या ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। गोखुर झीलें? समसपुर, समन और पार्वती अर्गा इसके उदाहरण हैं, और इनका सबसे बड़ा काम है वातावरण से कार्बन को कम करना, जिसे हम साइंस में कार्बन पृथक्करण कहते हैं। पर ये कार्बन कम कैसे करती हैं? वहां कोई हवा साफ करने वाली मशीन तो लगी नहीं है? यहाँ की प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है। इन झीलों में जो खास तरह के पेड़ पौधे और वनस्पतियां उगती हैं ना, वे मरने के बाद सड़कर हवा में कार्बन नहीं छोड़ती। तो फिर कार्बन जाता कहाँ है? वे पानी की तलहटी में जाकर बैठ जाती हैं। वहां ऑक्सीजन न होने के कारण वे कीचड़ में दब जाती हैं। तो इस तरह जो कार्बन उन्होंने अपने जीवन काल में सोखा था, वो सैकड़ों सालों के लिए उस कीचड़ के अंदर सुरक्षित लॉक हो जाता है। अरे वाह! मतलब वो कीचड़ असल में एक प्राकृतिक कार्बन लॉकर है जो जलवायु परिवर्तन से लड़ रहा है। क्या बात है! और बाकी 2 प्रकार कौन से? तीसरा प्रकार है मानव निर्मित या मैन मेड आर्द्रभूमियां। सूर सरोवर, हैदरपुर और हमारी सबसे नई शेखा झील इसी श्रेणी में आती हैं। शेखा झील भी मानव निर्मित है? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि शेखा झील कोई प्राकृतिक झील नहीं थी। ये 1852 में बनी गंगा नहर के पानी के रिसाव से बनी थी। अच्छा। और अब ये एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बन चुकी है। और चौथा प्रकार है उथले मीठे पानी के क्षेत्र, यानी शैलो फ्लड प्लेन्स, जहां बाढ़ या बारिश का पानी भर जाता है। नवाबगंज और सांडी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। अब जब हमें समझ आ गया कि इन 1,33,000 जगहों की बनावट कैसी है और इनके काम क्या हैं, तो एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, बताइए। जब हमने इतनी सारी जमीन को श्रेणी 6.1 के तहत सील कर दिया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां इंसानों की एंट्री पूरी तरह बंद है? क्या विकास, हमारी अर्थव्यवस्था की जरूरत और प्रकृति के बीच यहाँ कोई सीधा टकराव नहीं होता? देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इन जगहों पर मुख्य रूप से रहता कौन है। ये इलाके पक्षियों के लिए एक विशाल एवियन हब हैं। एवियन हब यानी पक्षियों का केंद्र? बिल्कुल। सर्दियों के मौसम में अगर आप पटना, नवाबगंज या सांडी पक्षी अभयारण्य जाएं, तो आपको वहां 60 से 70 हजार जल पक्षियों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। 70,000 पक्षी एक जगह पर? बाप रे, ये तो किसी छोटे शहर की आबादी के बराबर है। हाँ, और इसमें विविधता देखिए। अकेले नॉर्दर्न पिनटेल नामक एक प्रजाति के पक्षियों की संख्या ही 52,000 तक पहुंच जाती है। 52,000 सिर्फ एक प्रजाति? इसके अलावा पलास फिश ईगल और मिस्र के गिद्ध जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों का भी ये घर है। पटना पक्षी अभयारण्य की तो अपनी एक अलग ही पहचान है। वहां पाए जाने वाले विशिष्ट खजूर के वृक्ष इसे एक ऐसा प्राकृतिक घर देते हैं जो बाकी जगहों पे नहीं मिलता। और ऊपरी गंगा की तरफ? ऊपरी गंगा नदी की बात करें तो वहां गंजेटिक टिक डॉल्फिन, घड़ियाल और मछलियों की 82 प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन जो टकराव वाली बात मैंने पूछी थी, क्या किसानों और इन जीवों के बीच जमीन को लेकर कोई संघर्ष नहीं है? संघर्ष बिल्कुल है, और इसका सबसे स्पष्ट रणनीतिक जोखिम सरसाई नवार झील के मामले में दिखता है। वहां हमारा राज्य पक्षी सारस क्रेन रहता है। सारस तो अक्सर खेतों के पास ही दिखते हैं। एग्जैक्टली। सारस की आदत है कि वो दलदली जमीनों और खेतों के बिल्कुल किनारे अपने घोंसले बनाता है। लेकिन अब इंसान की जरूरतें बढ़ रही हैं, कृषि भूमि का विखंडन हो रहा है, खेतों का आकार बदल रहा है। राइट। इस वजह से सारस के प्रजनन आधार पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। तो एक तरफ किसानों की मजबूरी है जिन्हें फसल उगानी है, और दूसरी तरफ सारस का घर उजड़ रहा है। ये तो एक बहुत ही जटिल सह अस्तित्व की समस्या है। हाँ, और इसे सुलझाने और इस टकराव को कम करने का एक बेहतरीन उदाहरण हैदरपुर आर्द्रभूमि है। हैदरपुर? ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का ही एक हिस्सा है। हैदरपुर आज स्वैम्प डियर यानी बारहसिंगा और हॉग डियर जैसे जंगली जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षित गलियारा बन गया है। सुरक्षित गलियारा
मतलब एक सेफ पैसेज? हाँ, जानवर बिना इंसानी बस्तियों या खेतों में घुसे इस प्राकृतिक हाईवे से एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित निकल जाते हैं। जानवरों के लिए प्राकृतिक हाईवे, ये सुनना सच में अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी स्पष्टता चाहूंगी। दूर किसी शहर में बैठा एक आम नागरिक सोच सकता है कि भाई ये तो सिर्फ पक्षियों और जानवरों के महंगे होटल हैं। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। बिल्कुल, वो सोचेंगे कि इतनी जमीन, इतना पैसा सिर्फ इसलिए ब्लॉक कर दिया गया कि कुछ प्रवासी पक्षी वहां आराम कर सके। तो क्या इन स्थलों का कोई ऐसा फायदा है जो सीधे तौर पर आम इंसान की जिंदगी या हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हो? देखिए, जो लोग इसे सिर्फ पक्षियों का महंगा होटल समझ रहे हैं ना, वे पूरी तस्वीर का एक बहुत छोटा हिस्सा ही देख रहे हैं। असल में ये आर्द्रभूमियां हमारी अर्थव्यवस्था का एक अदृश्य बैंक अकाउंट है। अदृश्य बैंक अकाउंट? हाँ, ये हमें ऐसी अदृश्य सेवाएं देती हैं जिन्हें विज्ञान की भाषा में सिक्योरिटी रिस्क मल्टीप्लायर्स कहा जाता है। सिक्योरिटी रिस्क मल्टीप्लायर्स, वो कैसे काम करता है? इसे भूजल पुनर्भरण या ग्राउंड वाटर रिचार्ज से समझते हैं। इसे साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ट्रिटियम ट्रेसिंग अध्ययन का सहारा लिया। ट्रिटियम ट्रेसिंग, ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि वैज्ञानिक पानी की बूंदों में एक सुरक्षित चमकने वाला माइक्रोस्कोपिक ट्रैकर डाल देते हैं, एक तरह का आइसोटॉप। ओके, ट्रैकर लगा दिया। फिर वे ट्रैक करते हैं कि बारिश का पानी जमीन पर गिरने के बाद कहां कहां जाता है। इस तकनीक ने एक चौंकाने वाला डेटा सामने रखा। क्या डेटा था वो? पश्चिमी यूपी की आर्द्र भूमियां हर मानसून के दौरान औसतन 21.5 सेंटीमीटर पानी वापस धरती के नीचे यानी हमारे भूजल में भेजती हैं। जरा रुकिए, 21.5 सेंटीमीटर, एक विशाल इलाके में इतना पानी वापस जमीन में जाना, ये तो ऐसा है जैसे हर साल लाखों पानी के भरे हुए टैंकर सीधे पश्चिमी यूपी की जमीन के नीचे उतारे जा रहे हो। एकदम सटीक तुलना है आपकी। हम सब जानते हैं कि भूजल का गिरता स्तर आज कितनी बड़ी समस्या है। इस जल संकट को रोकने के लिए ये आर्द्र भूमियां अपरिहार्य हैं। वाओ! इसके साथ ही भारी बारिश में ये बाढ़ का पानी सोखकर एक बाढ़ नियंत्रण तंत्र का भी काम करती हैं। तो ये तो हुआ जल सुरक्षा का फायदा। क्या आम लोगों की आजीविका या खाद्य सुरक्षा में भी इसका कोई सीधा योगदान है? बिल्कुल है। यूपी की करीब 59.3% जनसंख्या सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। पानी के बिना ये अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? और आजीविका का एक और सीधा उदाहरण संत कबीर नगर का बखीरा आर्द्रभूमि क्षेत्र है। बखीरा में क्या खास है? ये पूर्वी यूपी का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदानी क्षेत्र है। राज्य की खाद्य सुरक्षा के लिए ये जगह इतनी जरूरी है कि यहाँ प्रति हेक्टेयर 1000 से 1500 किलोग्राम मछली का उत्पादन होता है। वेट, प्रति हेक्टेयर 1500 किलो मछली? ये तो सच में एक बहुत बड़ा आर्थिक इंजन है। हाँ, इसके अलावा ऊपरी गंगा के इलाकों में जो स्थानीय केवट और मल्लाह समुदाय रहते हैं, उनकी तो पूरी की पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था और गरीबी से लड़ने की ताकत इन्हीं रामसर स्थलों पर टिकी है। ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। मतलब अगर हम एक दलदल को सुखाकर वहां कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हम सिर्फ पक्षियों का घर नहीं उजाड़ रहे हैं, हम दरअसल किसानों के पानी के स्रोत को खत्म कर रहे हैं और मछुआरों की रोटी छीन रहे हैं। एकदम सही। लेकिन अगर ये स्थल हमारे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इन्हें खतरा किससे? ऐसा लगता है जैसे हमारे राज्य का ये सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उच्च कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहा हो। ये कोलेस्ट्रॉल वाली एनालॉजी बहुत शानदार है। और आपको बताऊं, इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे बड़ा कोलेस्ट्रॉल है कृषि अपवाह या एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ? हाँ, खेतों में जो रासायनिक खाद और कीटनाशक डाले जाते हैं ना, वो बारिश के पानी के साथ बहकर इन्हीं आर्द्र भूमियों में आ जाते हैं। मैं इस कोलेस्ट्रॉल वाले हिस्से को थोड़ा और समझना चाहती हूँ। खेतों का अवूरक पानी में जाकर आखिर करता क्या है? देखिए, रासायनिक उर्वरक पानी में जाकर एक तरह के जंक फूड का काम करते हैं। पानी में अचानक से इतने सारे पोषक तत्व आ जाते हैं कि जलकुंभी और लैंटाना जैसी आक्रामक प्रजातियां जो इन्वेजिव स्पीशीज होती हैं, अच्छा, वो उस जंक फूड को खाकर बहुत तेजी से फैलने लगती हैं। विज्ञान में इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो ये जो जलकुंभी है, ये पानी की सतह पर एक मोटी परत बना लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की परत जम जाती है। एग्जैक्टली। और जब सतह पूरी तरह हरी घास और जलकुंभी से ढक जाती है तो सूरज की रोशनी पानी के अंदर नहीं जा पाती। और बिना रोशनी के तो पौधे? बिल्कुल, रोशनी के बिना अंदर के पौधे ऑक्सीजन बनाना बंद कर देते हैं।
पानी में घुलत ऑक्सीजन या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में भारी कमी आ जाती है। ऑक्सीजन के बिना जलीय जीव मरने लगते हैं। ये एक तरह का इकोलॉजिकल हार्ट अटैक है, जहां पूरा पारिस्थितिकी तंत्र दम तोड़ देता है। बाप रे, ये तो सचमुच नसों के ब्लॉक होने जैसा है। तो इस हार्ट अटैक को रोकने के लिए प्रशासन या न्यायपालिका क्या कर रही है? क्या सब कुछ सील कर देना ही एकमात्र उपाय है? नहीं, पूर्ण प्रतिबंध कभी समाधान नहीं होता। यहाँ न्यायपालिका के हस्तक्षेप से एक बड़ा नियामक टर्निंग पॉइंट आया। अनंत आर्य बनाम भारत संघ 2024-2026 के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी ने बहुत कड़े निर्देश दिए। अच्छा, क्या निर्देश थे? इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में लागू किया जा रहा है। पहला, राज्य स्तर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स या एसटीएफ का गठन किया गया है, जो सिर्फ इन्हीं जगहों की निगरानी करेगा। और जमीनी स्तर पर, मतलब ग्राउंड लेवल पर क्या बदलाव किए गए हैं? दूसरा चरण पूरी तरह जमीनी है। आर्द्र भूमियों के चारों ओर पिलर या मुन्नार लगाकर उनका स्पष्ट सीमांकन करना, मतलब सीमेंट के खंभे गाड़ दिए गए हैं ताकि कोई ये बहाना न बना सके कि उसे पता नहीं था कि जमीन कहाँ खत्म होती है। ये तो बहुत जरूरी था। और तीसरा सबसे कड़ा प्रावधान है अतिक्रमण को पूर्णतः अपराध की श्रेणी में रखना। ये तो बहुत ही सख्त कदम है। लेकिन जैसा मैंने पहले पूछा, अगर नियम इतने कड़े हो जाएंगे और संरक्षण के नाम पर सब कुछ सील कर दिया जाएगा, तो फिर उन मल्ला और केवट समुदायों की आजीविका भी तो खतरे में आ जाएगी, जो पीढ़ियों से वहां मछली पकड़ रहे हैं। हाँ, और इसी दुविधा को सुलझाने के लिए बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग या वाइज यूज सिद्धांत को अपनाया गया है। संरक्षण का अर्थ पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। तो वाइज यूज का मतलब क्या हुआ? वाइज यूज यह सुनिश्चित करता है कि पारिस्थितिक अखंडता और कृषि व मत्स्य आजीविका के बीच एक सही संतुलन बना रहे। मतलब आप संसाधनों का इस्तेमाल करें, लेकिन उन्हें नष्ट ना करें। लेकिन ये संतुलन कागजों से निकलकर जमीन पर कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? इसे जमीन पर उतारने के लिए अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना 2023 एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है। इस योजना ने क्या किया कि संरक्षण मॉडल को राज्य के कड़े नियंत्रण से निकालकर सीधा स्थानीय समुदायों के हाथों में सौंप दिया। ओहो, इसे हम सामुदायिक स्वामित्व कहते हैं। मतलब स्थानीय लोग खुद तय करेंगे कि उनकी जमीन और पानी को कैसे बचाना है। हाँ, इसके तहत स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करके नेचर गाइड बनाया जा रहा है। अब इको टूरिज्म या पर्यटन से जो भी आर्थिक लाभ होता है, वो सीधे ग्रास रूट लेवल यानी स्थानीय लोगों की जेब में पहुंचता है। ये तो बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल, जब लोगों को ये दिखेगा कि प्रकृति बचाने से उनका घर चलता है, तो वे स्वयं इसके सबसे बड़े रक्षक बन जाएंगे। ये एक शानदार रणनीति है। जब आर्थिक लाभ सीधा जुड़ा होना, तो लोग खुद जिम्मेदारी लेते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोएं, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि यूपी के ये 12 रामसर स्थल पानी के अलग थलग तालाब या ठहरे हुए गड्ढे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ऊपरी गंगा की डॉल्फिन से लेकर 1852 में बनी शेखा झील के मॉनसून तंत्र तक, ये सब एक अंतर संबंधित पारिस्थितिक श्रृंखला का हिस्सा है। सही कहा आपने। और निष्कर्ष के तौर पर हमें ये समझना होगा कि ये आर्द्र भूमियां दरअसल उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कंक्रीट और लोहे का ढांचा नहीं है, बल्कि पानी, मिट्टी और जीवन का ढांचा है। ये हमारे जीवंत नीले नक्शे हैं। जीवंत नीले नक्शे, वाह। डॉल्फिन से लेकर मॉनसून का पूरा तंत्र एक लूप में जुड़ा हुआ है। इनका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अपरिहार्य अनिवार्यता है। और आज के इस विश्लेषण से ये बात पूरी तरह साबित हो गई है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जाने से पहले क्या कोई ऐसा विचार है जिसे हम श्रोताओं के साथ छोड़ना चाहेंगे? कोई ऐसा सवाल जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें? हाँ, एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। बताइए। आज हमने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमियां हर मॉनसून में 21.5 सेंटीमीटर भूजल वापस धरती में डालती हैं। हाँ, वो टैंकर वाला उदाहरण। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में हमारे मानसून का पैटर्न ही पूरी तरह बदल जाए, अगर बारिश के दिन अचानक कम हो जाएं या बारिश अनिश्चित हो जाए, तो इन पृथ्वी के गुर्दों को जीवित रखने के लिए हमारे पास क्या प्लान बी है? क्या हमारे ये जीवांत नीले नक्शे भविष्य के भयानक सूखे को बर्दाश्त कर पाएंगे? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला और बहुत ही गहरा सवाल है।
अगर वो बारिश का तंत्र ही डगमगा गया जिस पर ये पूरा भूजल पुनर्भरण टिका है, तो हमारा क्या होगा? श्रोताओं, हम आपको इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ते हैं। इस पर गहराई से सोचिएगा